जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर में 29। आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं हम? हमारे पेपर में जो कंफर्म क्वेश्चन आता है, बताया था, एक रिपोर्ट वाला, एक रिस्क असेसमेंट वाला, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े। तो ये दूसरा कंफर्म क्वेश्चन है, इसकी सबसे अहम स्किल हम सीख रहे थे। कल भी हमने क्विज के जरिए से सीखा, आज हम क्विज के जरिए से भी सीखेंगे। आज का लेक्चर भी इसी स्किल को डेवलप करने पे है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिया, 3 थ्योरेटिकल था, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे। 4 ज्यादा अहम है, सारे का सारा केस स्टडी। इस पूरे चैप्टर में जिसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 पढ़ लिया उसने पूरा चैप्टर समझ लिया। और जिसने ये चैप्टर समझ लिया, इसका मतलब इंशाल्लाह आई कैप का कंफर्म जो क्वेश्चन है, जो लगभग समझिए 12, 13, 14, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो अटेम्प्ट करने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे से समझा तो, इसीलिए मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया। 3 मैंने कहा जरा थोड़ा सा हल्का है, थ्योरेटिकल है, रटे वाला है, इसको बाद में करेंगे। केस स्टडी वाला स्टार्ट करते हैं। आपको कोई इतराज तो नहीं है? पढ़ेंगे जरूर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, लेकिन एंड पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 क्यों पहले 4 पढ़े? क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये केस स्टडी की तैयारी करवाएगा। लेकिन उससे पहले क्विज लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए, ताकि क्विज स्टार्ट किया जा सके। तैयार है जी? CRN, ये ले CRN लिख ले। आज बच्चे कम है, कोई बात नहीं, सो रहे होंगे घरों में। ओके, CRN लिख लीजिए। लिख लिया CRN? स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने था। जी बताइए, क्या डिलीवरी होनी है अगस्त में और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है जून में? तो भैया रिस्क, क्या रिस्क है? अच्छा, वैसे अगर टेक्निकली बोला जाए ना, टेक्निकली तो ये रिस्क नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट है। क्योंकि बात ये नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बात ये है कि ऐसा हो चुका है। तो जो ऐसा हो सकता है ये होता है रिस्क, और हो चुका है, आंखें बंद करके रोड क्रॉस कर रहा हूं, रिस्क। मोटरसाइकिल ठोक गई, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट, क्योंकि रिस्क है, क्या गलत हो सकता है, और जब वो गलत हो तो। लेकिन चूंकि एमसीक्यूज में आपको पता है गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, तो इसीलिए गिवन ऑप्शन में से बेस्ट। हालांकि ये रिस्क की बजाय मिस स्टेटमेंट कहलाएगी टेक्निकली। फर्क समझ रहे हैं ना जी? कट ऑफ है, हाँ कट ऑफ है तो डुप्लीकेशन तो नहीं ना हुई, कट ऑफ एरर है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कट ऑफ एरर का मतलब यही था, अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल में, इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में। लेकिन कट आधी बार ठीक है, कट ऑफ एरर है, लेकिन डुप्लीकेशन तो नहीं है ना। यहाँ होता है वो, उसने अगले साल भी क्वेश्चन में कहता है ना, अगले साल भी रिकॉर्ड किया, इस साल भी रिकॉर्ड किया, फिर हम डुप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या अब रिकॉर्ड कर लिया है, हालांकि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अभी बताया नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया कि वो इतने पैसे देंगे या नहीं, कितने देंगे, ऐसा ही है, पहले से रिकॉर्ड कर। तो मुझे बताइए, क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अभी कंफर्म नहीं हुआ, वर्चुअली सर्टन। इंश्योरेंस वालों से कितने पैसे मिल रहे हैं वर्चुअली सर्टन कब होता है? जब इंश्योरेंस कंपनी वाले एक्नॉलेज करते हैं कि सर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्लेम फाइनल आपका इतनी अमाउंट का हुआ है 100 मिलियन का। लेकिन अगर अभी वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, वो तफ्तीश करते हैं ना इंश्योरेंस वाले, कि जब भी हुआ हो तो फौरन पैसे दे नहीं।
तो एक्सपेक्टेड रिसीवेबल है, एक्सपेक्टेड इनकम है एक तरह से। ये कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? काउंटिंग क्या बोलती है? जब वर्चुअली सर्टन हो, वर्चुअली सर्टन हो। आपको याद है काउंटिंग का रूल वो क्या था? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है तो रिकॉर्ड नहीं करना, एक्सपेक्टेड लॉस है तो रिकॉर्ड। ये ऐसे ही था ना? इसने क्या किया है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिकॉर्ड। ओवरस्टेट रिसीवेबल भी ओवरस्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अभी सर्टन नहीं है। हो सकता है वो प्रूफ कर दें, हो सकता है ना करे, तो रिस्क है कि उन्होंने प्रूफ नहीं किया। डन जी, आगे चलते हैं। न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई, कंपनी ने उन्हें कंप्लाई नहीं किया। क्या क्या कह रहा है? ये इनमें से सब कुछ ही हो सकता है सिवाय किसके? इंपेयरमेंट के। उसने ये नहीं पूछा था कि कौन सा रिस्क होगा। ये जिन्होंने ए सेलेक्ट किया ना फटाफट, वो शायद ये सोच रहे थे कि कौन सा रिस्क है। नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अफेक्टिंग ऑडिट, ये रिस्क है। लेकिन उसने क्या कहा था? मुझे वो बताओ जो रिस्क नहीं है। तो इंपेयरमेंट ऑफ पीपी ये रिस्क नहीं है। नेक्स्ट, ये ग्रांट वाला आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है? ना करिए, कहाँ पे था? FR 1 में 2 में? अच्छा, बड़ी बात है। तो क्या कहता है? गवर्नमेंट से जब ग्रांट मिले तो उसे फौरी तौर पे नहीं रिकॉर्ड करना। क्या करना होता है? कंडीशंस मैट ना हो। और वो कंडीशंस क्या उसने रखी है? 10 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ओवर द ईयर होगा ये ग्रांट रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, ठीक है जी, ठीक बता दिए। काउंटिंग अच्छी है इसका मतलब है आपकी। अल्लाह करे रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। लीज टर्म 7 ईयर की है। 10 ओनरशिप ट्रांसफर या परचेज ऑप्शन नहीं है। क्या? नॉन रिकग्निशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी ऑन बैलेंस, ये रिस्क होता है। याद रखिएगा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनमें बाय नेचर रिस्क है। जैसे इनटेंजिबल एसेट्स अगर आ गए ना, उसने और कुछ भी नहीं बताया, ये बता दिया इनटेंजिबल एसेट्स है, आपने क्या कहना है? आपने कहना है इसकी एग्जिस्टेंस और इसकी वैल्यू को मेजर करना, कंफर्म करना मुश्किल है। क्योंकि याद रखिएगा, टेंजिबल एसेट्स की मार्केट होती है, इनटेंजिबल एसेट्स की अमूमी तौर पे मार्केट नहीं होती, वो नजर भी नहीं आते। तो नजर नहीं आते इसलिए एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना मुश्किल है। इंटेंजिबल्स की उनकी मार्केट नहीं है, उसकी वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल है। इसी तरीके से जो डेफर टैक्स है, डेफर टैक्स समझते हैं ना क्या है? डेफर टैक्स है जो इस ये अगर आ जाए तो क्वेश्चन में, इसमें भी बाय डिफॉल्ट बाय नेचर रिस्क है। बाय जब किसी चीज में बाय डिफॉल्ट बाय नेचर रिस्क उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क में मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं होती, उस आइटम का आ जाना ही रिस्क का बायस है। क्यों? उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से रिस्क है। डेफर टैक्स में क्या रिस्क होता है? डेफर टैक्स की रिकॉग्निशन का रूल है कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्ट होती है, बायस होती है, तो हो सकता है फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ना हो। ये पढ़ा हुआ डेफर टैक्स में।
नहीं पढ़ा हुआ तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, डेफर्ड टैक्स बहुत मुश्किल है, इसमें इसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से रिस्क है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए मजीद इंफॉर्मेशन कि किस कम्प्लेक्सिटी की वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल डिफरेंस जो है, टैक्सेबल प्रॉफिट जो है उसको एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो लीज है, अगर एक कंपनी लीज एग्रीमेंट करते, इनमें भी बाय डिफॉल्ट रिस्क है। क्या राइट टू यूज जो है उसको कैपिटलाइज करना, इसमें रिस्क है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो क्या लायबिलिटी चेंज हो जाती है कि नहीं, अमाउंट्स, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो क्या कैरिंग अमाउंट चेंज होती है कि नहीं होती, ये भी रिस्क है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, इतना समझ लीजिए, लीज जहां पे आ गई तो वो कम्प्लेक्स है, उसमें गलती का चांस है, रिस्क है। भाई इतना समझ रहे हैं, इतनी बात समझ। लीज मुश्किल है इसलिए इसमें रिस्क है, मुश्किल चीजों को करते हुए गलती हो सकती है। डेफर्ड टैक्स कम्प्लेक्स है इसलिए रिस्क है, क्यों, जो चीजें कम्प्लेक्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हुए गलती हो सकती है। ये इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है, ये इजी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर आपने वो, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप वो उसकी टेक्निकल रीजन भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई राइट टू यूज, ठीक है, ये टर्म यूज कर सकते हैं। मैं अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा वो तो यूज समझ जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा उनको मुश्किल होगी। तो लेक्चर को मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे हो कि सारे स्टूडेंट को समझ लग जाए। बाकी बता दिया, जिन स्टूडेंट्स ने टॉपिक पढ़ा हुआ है कोई भी, वो उस टॉपिक की टेक्निकल टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे IFRS 15 जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की टर्म यूज करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो क्या लिखे, वो लिखे कि भैया रेवेन्यू को डिस्पैच पे रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्पैच हमने अगले साल किया है तो रेवेन्यू भी अगले साल रिकॉर्ड होना है, ऐसा वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इक्वली करेक्ट है, इक्वली करेक्ट है। ये समझ रहे हैं? तो इससे आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे FR2 पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन सिंपल हो जाएगी, लेकिन आप रिस्क आइडेंटिफाई करने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, R2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसका फर्क आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्किल पे नहीं पड़ता, इसका फर्क किस पे पड़ता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन टेक्निकल की वजह सिंपल हो जाती है, कोई इशू नहीं है। आगे चले, तो इसमें क्या है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी बैलेंस शीट। दान जी, ये हाँ, लीज भी बाय नेचर रिस्क वाला। शाबाश, हर मुश्किल चीज अकाउंटिंग में खुद से असेस करें। जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा था ना, याद रखिएगा, जो आपके लिए मुश्किल है वो मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल होगा। बी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेंटल एक्सपेंसेस ड्यू टू इनकरेक्ट स्ट्रेट लाइनिंग कैलकुलेशन। क्या वो रेंटल एक्सपेंसेस की ओवर स्टेटमेंट होगी इसकी वजह से? नहीं, ओवर स्टेटमेंट तो नहीं होगी, बल्कि अगर वो उसको जो है नो ओनरशिप ट्रांसफर और परचेज ऑप्शन एग्जिस्ट। आप ये कह रहे हैं कि उसने जब एसेट के तौर पे उसको यूज नहीं किया होगा तो सारा एक्सपेंस आउट किया होगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेंटल एक्सपेंसेस ड्यू टू इनकरेक्ट स्ट्रेट लाइनिंग कैलकुलेशन तो नहीं। हाँ जी, चलो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं बी को। असल में बता, नहीं अंडरस्टेट होता है, लेकिन अगर आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया यहाँ पे तो फिर क्या किया होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ ये बात ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन की तरफ हम नहीं जाते हैं, आगे चलें। क्या बाजी, कमर्शियल टावर था, रिपोर्ट 65% कंप्लीशन की है, इंडिपेंडेंट सर्वेयर नहीं अवेलेबल, नहीं, कॉस्ट थी 38%। ओ खैर, तो मुझे बताइए क्या कोई गड़बड़ लग रही है आपको इसमें? कॉस्ट 38% लगी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी उस लिहाज से होनी चाहिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 65% मैनेजमेंट ने कर दिया है। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट किसकी? रेवेन्यू की। भाई इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट कैसे हो गई? क्योंकि जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ होगा।
हाँ जी, कॉस्ट के मुताबिक प्रोपोर्शनेट। ठीक है, हमारे ज़माने में कौन सा स्टैंडर्ड होता था, ये IS 19 होता था गालबन, 19। अब तो नहीं होता होगा, अब तो कोई और होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका, ये IFRS 15 में डील होता है अब? हाँ, हमारे ज़माने अलग से स्टैंडर्ड होता था। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हाँ, बहुत पुराना हूँ, समझ गया मैं आपका मैसेज, समझ गया। IFRS सॉरी, ये IFRS 15 क्या कहता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड किया जाए। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कॉस्ट के लिहाज से क्या, 38%। या तो अगर कोई एक्सपर्ट इंजीनियर होता ना, वो कह देता कि 40% है, 45, तो हम कहते ठीक है, क्योंकि बात बात याद रखे, काम ज्यादा होता है, खर्च कम हुआ होता है। समटाइम ऐसा होता है, हो सकता है ज्यादा खर्च जो है वो आखिरी फेज में होना हो, तो एक्सपर्ट अगर कुछ कह देता ना, तो हम उसकी बात को फाइनल समझते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं है, तो फिर हम कॉस्ट की बेस पर डिसीजन करेंगे ना। कॉस्ट कुछ और कह रही है, मैनेजमेंट कुछ और कह रही है। क्लियर जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये 9 वालों का क्या मसला था, पता नहीं क्या था। ये तो जिन स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन सीखी हुई है उनको अंदाजा होगा कि जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो फिर डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन आती है कि नहीं भैया। डेफर्ड टैक्स 100 मिलियन की वैल्यू बढ़े अगर, तो लैंड तो 100 मिलियन से डेबिट होगी, ठीक है। और जो 30% टैक्स रेट है, तो डेफर्ड टैक्स कितने से रिकॉर्ड होगा, 30% से। रिवैल्यूएशन सरप्लस 70 से, ये बात पता है ना आपको। तो रिस्क क्या है, रिवैल्यूएशन पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ये रिस्क है। हो सकता है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको डेफर्ड टैक्स वाली बात अगर ना जहन में आए, मुश्किल है, भूल गया है, नहीं पढ़ा अकाउंटिंग में, तो फिर आपने रिवैल्यूएशन में रिस्क जरूर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन फिर क्या लिखना है कि रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो मार्केट वैल्यू के हो सकता है बराबर ना हो, या अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर ना की गई हो, इतना लिख दे। क्या लिख दे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस मे नॉट हैव बीन काउंटेड फॉर एक्यूरेटली, ऐसे जनरल स्टेटमेंट लिख दे। रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया जनरल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर काउंटिंग आपको ये कंसेप्ट आता है, पक्का है, तो फिर क्या लिख देगा, फिर ये नहीं फिर क्लियरली लिखे डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन मे नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड, फिर स्पेसिफिकली बताया कि क्या गलत ट्रीटमेंट रिकॉर्डिंग में हो सकता है, समझे जी। एंट्री कभी भी नहीं बतानी, पूरे किसी भी ऑडिट के क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री कभी भी नहीं, 100% कंफर्म बात कर रहा हूं, जनरल एंट्री कभी भी नहीं बतानी। क्यों नहीं, ये ऑडिट का पेपर, इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट डिस्कस करना होता है, आपने ज़बानी कलामी कंसेप्ट डिस्कस करना है, समझे, कंसेप्ट सिर्फ। ये मैं जानबूझ के थोड़ा इंटेंशनली ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है, और असल में मैं आपको पता है क्विज के जरिए से कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। हैं, इसमें भी इम्पेयरमेंट हो सकती है, हम पढ़ा हुआ आपने। शाबाश, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जब वो इंपेयरमेंट होगी तो पहले गुडविल रिवर्स होगी, ऐसा ही है। प्रीडिसेसर ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, हाँ जी शाबाश। तो क्या करना है अब हमने, मैनेजमेंट ने कहा है कि मैटर रिजॉल्व हो गया है, मान ले, कंफर्म करना है, शाबाश।
स्टेल चेक कौन से होते हैं? पुराने चेक जिनको 6 महीने गुजर चुके हैं। कह रहे ये आपकी फेक लायबिलिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है भाई, आप खुद बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है आप किसी को चेक दें और वो 6 महीने तक उसको जमा ही ना करवाए? सोचे, प्रैक्टिकली सोचे भाई। यहाँ पे जो चेक मिलता है वो कहता है घर बाद में जाऊंगा, पहले बैंक में चेक जमा करवाता जाऊंगा, पैसे जल्द से जल्द आए। तो ऐसा क्या है कि 6 महीने हो गए हैं और इसका मतलब क्या है? कोई फेक लायबिलिटी लगी। और वैसे भी अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा आपने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिखाते हैं कि जो चेक पुराने हो जाए उसको क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है, एडजस्ट करना होता है कैश बुक में। ऐसा ही है ना? पहले आपने एंट्री रिकॉर्ड क्या की होगी? डेटर्स क्रेडिटर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अब रिवर्स करना है तो क्या करना है? या कैश या बैंक, कैश बैंक डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। तो रिवर्स करना चाहिए इसको। जहां रिकंसिलिएशन में डिफरेंसेस आ जाए, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? हाँ, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हो जहां पे डेली कैश रिसीव हो रहा है, तो जो आपके एम्प्लॉय कैश रिसीव कर रहे हैं आप उनसे डेली हिसाब किताब लेंगे कि हफ्ते बाद लेंगे? डेली हिसाब किताब लेंगे। याद रखिए, किसी भी जगह ज्यादा कैश का होना रिस्क है, ये ज़हन में रखिएगा। किसी भी जगह ज्यादा कैश का होना रिस्क है, ठीक है? किसी पर्सन को 10-15 हज़ार देंगे ना उधार, वो वापस मिल जाएगा। 10-15 लाख देंगे ना, मुश्किल है। उस बंदे के लिए भी मुश्किल है, कुछ तो वैसे ही ज्यादा पैसे हो तो इसीलिए ज़हन में रखिए, बहुत ज्यादा कैश या बहुत ज्यादा रिसीवेबल किसी जगह पे होना इंडिकेशन है कि कैश में मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है, रिसीवेबल से रिकवरी मुश्किल होगी। इसलिए जहां पे कैश हो, अव्वल तो कोशिश करनी है एक्सेसिव कैश इन हैंड कभी ना हो, और अगर है तो डेली बेसिस के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग, रिकंसिलिएशन, चेकिंग करनी है। जिंदगी का असूल बना लीजिए, जहां पे भी कैश रिसीव हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अहम एरिया कौन सा होता है भला? कैश कलेक्शन का। ये ज़हन में रखिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आपकी जिम्मेदारी होगी सबसे अहम किस चीज को आपने कंट्रोल करना है? कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट को। ठीक है, आपने देखा होगा एक कॉलेज में जहां मर्जी घूम फिर ले, कहीं पे भी जा, इवन प्रिंसिपल साहब के रूम में जा सकते हैं, फैकल्टी रूम में आ सकते हैं, टीए रूम में जा सकते हैं, आप आईटी लैब में जा सकते हैं, एक जगह नहीं जा सकते। किस जगह? कैश काउंटर। ठीक है, वो बंद है, चारों तरफ से बंद किया, लॉक लगा रूम को। किस वजह से? क्या? एक्सेसिव कैश इन हैंड जहां होगा, रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन होता है। तो ये जो डेली नहीं करना, एक तो बहुत ज्यादा लोकेशन पे कैश होना संभालना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा लोकेशन पे इन्वेंट्री होना, कल ये इन्वेंट्री का सिखाता पॉइंट, वो भी मुश्किल होता है संभालना, इन्वेंट्री भी चोरी हो जाती है। वो जो कैश पे हाथ नहीं पड़ता ना, फिर इन्वेंट्री को बेच देते हैं। तो बहुत, एक तो ये रिस्क है, और फिर दूसरा रिस्क आपने कंट्रोल्स भी वीक रखे हुए हैं, आप डेली उसको चेकिंग नहीं कर रहे, नहीं करें। नेक्स्ट, इंटरनेट रिजाइन कर लिया, इंटरनेट पोजीशन वैकेंट रही, मास्टर डाटा चेंजेस, यूजर एक्सेस राइट्स, जनरल पोस्टिंग आर हैंडल्ड बाय 2 जूनियर। क्या रिस्क? विच रिस्क इज क्रिटिकल? हाई रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड जर्नल एंट्रीज एंड फ्रॉडलेंट एडजस्टमेंट। बाकी तो नहीं है ओवर सॉफ्टवेयर कैपिटलाइजेशन का इंप्लीमेंट। हाँ, लेकिन उसने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें उसने फोकस अपना किस तरफ रखा है? इंटरनल ऑडिट हेड रिजाइन कर दिया, पोजीशन को नहीं, और मास्टर डाटा एक्सेस राइट्स और जनरल पोस्टिंग जो है वो जूनियर आईटी स्टाफ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में मसला।
असल में ये वाले जो इवेंट्स है फोकस कीजिए, ये किसी एक एरिया में गलती का बायस नहीं बनेंगे, ये हाँ जी पूरी फाइनेंशियल। अगर आप इसको क्लिक करते हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है, बाकी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हर जगह होगी, इसीलिए बी करेक्ट है। याद रखिएगा जब भी किसी डिपार्टमेंट का हेड अगर मौजूद ना हो, डिपार्टमेंट के हेड के बगैर काम, तो इसका मतलब है चेकिंग नहीं हो रही होगी। तो जूनियर जो रूटीन की ट्रांजैक्शन है वो तो ठीक कर रहे होंगे, जो रूटीन से हट के ट्रांजैक्शन आएगी क्योंकि उसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा, तो जूनियर जो भी उनको समझ आई वैसे ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, सीनियर्स हो तो गलतियां कम हो जाती हैं, एग्री करते हैं इससे, क्योंकि वो रिव्यू कर रहा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज के क्वेश्चन थोड़े थोड़े मुश्किल है ना कल की निस्बत, ये एग्जाम लेवल की समझे। क्या करें, फिजिकल काउंट नहीं किया, अल्टरनेट प्रोसीजर, शाबाश। अच्छा वैसे थोड़ा सा जो इसने ये लिखा हुआ है ना, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा, इससे ये मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कोशिश कर देखो एक दफा। ये बहुत है, ये सीफैप लेवल की एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन है। अच्छा इसको सुन लीजिए, ये इशू क्या है। अगर आपने बैंक से, एक तो पहली चीज क्वेश्चन में अगर लोन आ गया था कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन होगा, पहली ये चीज है। दूसरी चीज, हर लोन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो अगर उन टर्म एंड कंडीशन को पूरा ना किया जाए तो बैंक ने लोन एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मैं आपसे सारे का सारा लोन इमीडिएटली वापस ले लूंगा। बैलेंस शीट डेट में क्या हुआ, हमने एक वायलेशन की थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ वायलेशन की थी लोन एग्रीमेंट की, तो लोन क्या हो गया बैलेंस शीट डेट पे, इमीडिएटली पेबल हो गया। हमने बैंक से माफी हासिल कर ली, कब हासिल की, 45 दिन के बाद। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि बैंक अगर वेवर दे दे, बैंक वेवर इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये रेंट के बाद अगर बैंक वेवर दे भी दे तो ये रेंट पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिकॉर्डिंग करनी है वो किस बेस पे करनी है, ये रेंट की सिचुएशन की बेस पे। ये रेंट पे बताइए, ये लोन करंट लायबिलिटी था नॉन करंट लायबिलिटी था, करंट था क्योंकि ब्रीच हो गई थी, शाबाश शाबाश। अब ये रेंट के बाद अगर वेवर हो भी गया तो ये कौन सा इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, वेवर बाय बैंक इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या है मिसक्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, क्या ये रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट थ्रू डबल अक्रूवल, ये तो कोई रिस्क नहीं लग रहा मुझे। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ कोवेनेंट ब्रीच, हाँ जी कि वो क्लियरली नहीं बताया मैंने ब्रीच किया है। और इंपेयरमेंट ऑफ प्लेज्ड प्रॉपर्टी कोलैटरल, लोन के साथ सिक्योरिटी के तौर पे जो प्रॉपर्टी रिखवाई है उसकी इंपेयरमेंट, उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो करेक्ट कौन सा वाला रिस्क राइज होता है, मिस क्लासिफिकेशन का और डिस्क्लोजर का। लास्ट क्वेश्चन, गोइंग कंसर्न अनसर्ट, ये तो नहीं लग रहा मुझे क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री है थर्ड पार्टी, हाँ ये रिस्क है कोई थर्ड पार्टी,
हाँ ठीक है, ये रिस्क है। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन द पेनल्टी, पेनल्टी पड़ी है किसी से? हाँ, एनवायरमेंटल पेनल्टी केस इज पेंडिंग, ये भी करेक्ट लग रहा है 3। और ओवर, एक मिनट है, गोइंग कंसर्न रिस्क नहीं है, एग्रीड? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी या थर्ड पार्टी रिस्क है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वेंटरी वेरीफाई करना मुश्किल है, एग्रीड? प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी पेनल्टी ये रिस्क है, क्योंकि वायलेशन हुई है तो उसकी एप्रोप्रिएट प्रोविजन काट। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू थ्रू फिक्टिशियस इनवाइसिंग, हाँ ये भी रिस्क है, क्यों? अनयूजुअली हाई है 42%। तो कौन सी वाली करेक्ट ऑप्शन हुई? सेकेंड, थर्ड एंड फोर, बीटा तो क्या है? ओके, अच्छा ओके, इसलिए गलत, ठीक है, ओके ओके, नहीं सही कह रहे, को हो जाता है, आपको पता है ना, इंसान है। गोइंग कंसर्न क्यों नहीं है? गोइंग कंसर्न क्यों होना चाहिए? करंट रेशो कम हो, लेकिन कितनी कम हो? अगर 6:1 है वो 5:1 हो जाए, कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि 6:1 का मतलब है करंट एसेट 6, करंट लायबिलिटी 1। ये तब होगी जब 1 से बिलो होगी करंट रेशो, तब गोइंग कंसर्न का रिस्क आता है, क्योंकि 1 से बिलो होना करंट रेशो, तब भी इसका मतलब ये है क्या लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। इस वक्त हालांकि कम हुआ लेकिन फिर भी ज्यादा है, फिर भी ज्यादा है, ठीक है। वो क्या हुआ, वो एक दफा जो हॉलीवुड का सुपरस्टार आर्नल्ड, वो कहने लगा लोग ऐसे ही कहते हैं कि पैसा जो है ना ये बड़ा अहम है, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पिछले महीने $50 बिलियन था, इस महीने मेरे पास $48 बिलियन हो गया कम हो गए, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पैसा होने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब इतने ज्यादा पैसे हो ना तो फिर थोड़ा सा कम होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पैसे ही इतने हो कि भाई लायबिलिटीज पूरी नहीं कर सकते, फिर तो फर्क पड़ेगा ना, फिर तो फर्क पड़ेगा। तो मुझे बताइए, जब करंट रेशो 1.9 to 1.1 है, अभी भी करंट एसेट से तो ज्यादा ही है, तो रिस्क अभी भी नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट बस हो गया। अब क्या है, अब तो आज थोड़ा सा जरा टेक्निकल था, लेकिन उम्मीद है साथ साथ डिस्कशन में आपको कुछ समझ आ गया होगा। फर्स्ट पोजीशन शाबाश किन की है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। चलिए गुड, अब चलते हैं वापस। ये था हमारा क्विज। अब हम डिस्कशन करने लगे हैं अपने सिलेबस के सबसे अहम टॉपिक में से एक टॉपिक है। क्या हमारे सिलेबस में जो सबसे अहम टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक की डिस्कशन करने लगे हैं, किसकी भला? रिस्क असेसमेंट। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेरा मशवरा है, बार बार पढ़ें, जितनी दफा पढ़ेंगे। मैंने और किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में ऐसा नहीं कहा, और ना ही आइंदा मेरा ख्याल है कहूंगा, ना ही आइंदा। सिर्फ इस एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में कह रहा हूं, क्या बार बार जितनी दफा भी पढ़ेंगे ना, आपका कंसेप्ट पक्का ही होगा, आपके लिए केस स्टडी आसान होती जाएगी, ठीक है। चाहे 3 दफा पढ़े, 5 दफा पढ़े फिर भी फायदा, 10 दफा पढ़े फिर 30 दफा पढ़े फिर भी फायदा। जितनी दफा भी पढ़ते जाएंगे केस स्टडी आपके लिए आसान होती जाएगी। ये बात समझ आ रही है? आइए जरा पढ़ते हैं पहले डिटेल में। और इसमें मैं भागम भाग वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर कंसेप्ट के पीछे केस स्टडी है, हर कंसेप्ट के पीछे केस स्टडी है। तो यूं समझिए कि आपकी केस स्टडी डिस्कस हो रही है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको हाँ केस स्टडी से निकाला है हमने, ये ICAP की बुक में नहीं मिलेगा। ये हमने तो स्टार्ट करें, क्या सीखने जा रहे हैं? रिस्क असेसमेंट फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। क्या सीखने जा रहे हैं? फ्रॉम गिवन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने एग्जाम में किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई हो तो आपने उसमें से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, गिवन इंफॉर्मेशन में से रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्या होता था, मुहावरा होता था कि मक्खन में से बाल की तरह निकलना है, उर्दू में मुहावरा होता था ना, ये पता नहीं
टेक्स्ट में बोला जाता था, लेकिन मुहावरा ऐसा होता था। तो उसी तरह क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी होगी, मक्खन ही मक्खन, उसमें 5-7 बाल होंगे, आपने क्या करने हैं, मक्खन में से बाल निकालने हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज नहीं हो रहा होगा। आपने फैसला करना है कि किस इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा है और कौन सा रिस्क है। ठीक है, अभी आप में ये स्किल नहीं है, हल्की हल्की स्किल डेवलप हुई है, 2 दिन क्विज किया आपने तो, लेकिन आइए इसको ऑफिशियली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है रिस्क रिलेटिंग टू रिसीवेबल एंड पेएबल। अच्छा, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग है रिस्क की, और जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। कहेगा आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिस्क, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रिस्क, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस रिस्क। तो ये जो हेडिंग है ये क्या है, आइडेंटिफाई किया, हेडिंग क्या है, आइडेंटिफाई। और ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा ये क्या है, एक्सप्लेन किया। जरा देखते हैं, पहला रिस्क है, कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ डेटर, डेटर को अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोल देता है। डेटर्स की वैल्यूएशन में रिस्क है, यानी क्या कहना चाह रहा है कि डेटर्स रिस्क क्या है, डेटर्स की वैल्यू ठीक रिकॉर्ड नहीं की गई होगी, वैल्यू होनी कुछ और चाहिए लेकिन लिखी कुछ और होगी। वैल्यूएशन ऑफ डेटर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, कल के लेक्चर के साथ इसको मिलाएं, थोड़ा लाजमी नहीं है लेकिन अगर मिला लें क्या है बात, तो आप देखेंगे जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया है इसमें 2 चीजें लाजमी लिखने की कोशिश की है, लाजमी नहीं है लेकिन 2 चीजें लिखने की कोशिश की है। नंबर 1 हम ये बता दें किस एरिया में रिस्क है, और नंबर 2 ये बता दें कौन सी जर्शन में रिस्क है। शाबाश, रिस्क की हेडिंग को नोट कीजिए, हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए हेडिंग में 2 चीजें लाजमी लिखे। हत्तुल इम्कान को हर केस में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी है, जब भी रिस्क आइडेंटिफाई करें 2 चीजें लाजमी लिखे। कौन सी, इस रिस्क की वजह से एरिया कौन सा इफेक्ट हुआ है, असर्शन। देखे हेडिंग समझ आ रही है, एरिया कौन सा इसमें बोला, डेट, और असर्शन कौन सी है, वैल्यूएशन। हाँ, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन पूरी लिख लें वो भी ठीक है, सिर्फ वैल्यूएशन लिख लें वो भी ठीक है। वो कौन सा कह रहा है कि मुझे रिप्रोडक्शन में करके दो, केस स्टडी में पूछ रहा है, केस स्टडी में थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, तो कंप्लीट लिखना चाहिए वो भी ठीक है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन ऐसा ही है। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीवेबल्स में लूज वैल्यू इफ कस्टमर्स आर अनएबल टू पे। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर डेज, अगर टर्नओवर डेज में इंक्रीज हो गया, डेटर टर्नओवर डेज पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स के सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। सुन ले जल्दी से। अब ये एक तीर से 3 शिकार करने लगा हूं, एक तीर से 3 शिकार, अटेंटिव होके सुनना है, अटेंटिव होके सुनना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, क्या हमें रेशोज एग्जाम में कैलकुलेट करने को कह सकता है, यस कह सकता है। फर्ज कीजिए सेल पिछले साल 1000, इस साल भी 1000, 24 की ये है, 25 की ये, नीचे बाकी चीजें हैं। फिर इसके बाद डेटर्स, लास्ट है 200, इस साल 300, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, रिक्वायरमेंट 1 डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, रिक्वायरमेंट 2 उससे रिस्क आइडेंटिफाई करें। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, याद रखें, अकाउंटिंग ये सिखाती है कि जब आपने रेशियोज कैलकुलेट करनी है 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इन टाइम्स, 8 डेज में। अकाउंटिंग कहती है दोनों तरीके से कैलकुलेशन, ऑडिट क्या कहता है सिर्फ एक तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपने, डेज में। अगर उसने खुद फिगर दिया तो आपने कैलकुलेशन करनी है डेज में करें, अगर उसने टाइम्स में दी हुई है ना तो आपने डेज में कन्वर्ट करना है,
360 से डिवाइड करके फिर रिस्क असेसमेंट करनी है। हमारी रिस्क असेसमेंट में कौन सी वाली रेशो यूज होगी? डेज वाली। अकाउंटिंग कहती है दोनों तरह से चलता है काम, रेशो टाइम में भी कैलकुलेट होती है, डेज में भी। ऑडिट क्या कहता है? रिस्क असेसमेंट में कैसे होगी? डेज में। डेज का फार्मूला क्या है? डेज का फार्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला है क्या? डेटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला इसके नाम में ही है। मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशो मतलब पहले क्या है? डेटर, ऊपर लिखो डेटर्स, नीचे क्या है? टर्नओवर। डेटर, टर्नओवर से मुराद सेल्स भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो सकती है, परचेजेस भी हो सकती है। डिपेंड करता है कंटेक्स्ट क्या है। अगर कंटेक्स्ट डेटर है, डेटर का ताल्लुक बताए सेल्स से होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, परचेजेस से सेल्स है, तो डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, डेटर्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रेशो। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? 360 से मल्टीप्लाई कर दो या 365 से कर लो, एक ही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर क्वेश्चन में उसने 360 बोला 360 करो, 365 बोला 365 करो, कुछ भी नहीं बोला जिससे मर्जी कर लो, 360 या 365 दोनों एक्सेप्टेबल है। डेटर्स टर्नओवर रेशो, मेरी बात समझ आई? अगर समझ आई तो मुझे बताइए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके दे। फार्मूला क्या? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या है? इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। तीन लफ्ज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। अब बताइए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला? क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 360 या 365, आपकी मर्जी। क्या है? फार्मूला गलत है? क्या है? डेज का है फार्मूला। डेटर्स टर्नओवर रेशो डेज। एक मिनट, ये मुझे कैलकुलेट करके दे नंबर से, अभी पता चल जाता है। 2024 की क्या अमाउंट आती है? 73 डेज। हमने डेज में कैलकुलेशन की है, आप कहते हो ये टाइम में जवाब आता है इससे। एक कल पे, ताकि मैं आसानी से समझूं। ठीक है जी मेरा भाई, फरमाएं। ये डेटर्स डेज का फार्मूला है। अच्छा अच्छा, वो भाई कह रहे हैं सर टर्नओवर का लफ्ज होता है सिर्फ टाइम्स के साथ, डेज के साथ? भाई दोनों के साथ होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में भी होती है, टाइम में भी होती है। मेरे भाई, मेरे भाई मान ले मेरा भाई, उल्टा नहीं होगा, ऐसे नहीं। अब मैंने फार्मूला जो कहा है वो कैलकुलेट तो करें। कैलकुलेट किया मेरे भाई ने 5 मिनट कर कैलकुलेट कर ले, तेरी मेहरबानी कर ले, और कर ले। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्या करना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इग्नोर करना उस्ताद को, क्या करना? इग्नोर। अब आगे सर वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। डेटा टर्न रेशियो कैलकुलेट करें भाई। क्या? अच्छा, मैं जो कह रहा हूं ना मेरा भाई कि मुझे नहीं पता काउंटिंग में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मैं जो कह रहा हूं ना उसको अब आपने नोट करना है और उसको सही एज्यूम करना है। क्या? डेटर्स टर्नओवर रेशियो दो तरह से कैलकुलेट हो सकती है, एक डेज में, एक टाइम में। हमने प्रेफर हमेशा करना है डेज में। कैलकुलेट करना हो तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में का फार्मूला क्या है? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। टाइम्स में अगर दिया हो तो फिर उस रेशियो टाइम 6 टाइम 8 टाइम, तो फिर उसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? 360 डिवाइडेड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय 7, जो भी दिया हुआ है टाइम्स वो कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने चूंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर उसने दी हुई है, हमने खुद से कैलकुलेट करना है। तो बताइए जब हम खुद से डेटर टर्न रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो डेज में कैलकुलेट करेंगे कि टाइम्स में? डेज में कैलकुलेशन करने का क्या फार्मूला है? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 या 365। कितना है? 73। इसका मतलब क्या है कि 2024 में
डेटर से 73 डेज में पैसे मिल रहे थे। क्या मतलब है इसका? पिछले साल डेटर से 73 डेज में पैसे मिले। इस साल डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? कितना? 109। इस साल 109 दिन लग रहे हैं। इस साल डेटर से पैसे लेने में मुश्किल पेश आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बैड डेट का चांस है। कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनसे पैसे नहीं मिल रहे। प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है। बैड डेट रिकॉर्ड नहीं हुए। बैड डेट, कुछ डेटर ऐसे हैं जिनसे रिकवरी नहीं हो रही, उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो कौन सा रिस्क है ये? कौन सा रिस्क है? बैड डेट का। वैल्यूएशन ऑफ डेटर किस एरिया में रिस्क है? डेटर में। कौन सा रिस्क है? वैल्यूएशन का। भाई कुछ बात समझ आई है? नहीं आई? अच्छा, अगर यही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हो, इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360, 250 आएगा एवरी डेटर। इसको नोट कर ले, अभी मैं इसका जवाब भी देता हूं। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई 360। वो पिछले साल आया 50 डेज, इस साल आया 80 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पिछले साल इन्वेंट्री 50 दिन में बिक जाती थी, इस साल इन्वेंट्री 80 दिन में बिक रही है। मतलब इन्वेंट्री बेचने में मुश्किल हो रही है। मतलब इन्वेंट्री आसानी के साथ नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक होगी? ऑब्सोलीट हो गई होगी, ऑब्सोलीट हो गई होगी, डिमांड कम हो गई है। तो कौन सा एरिया में रिस्क आया कि लोअर ऑफ एंडर पे रिकॉर्ड करना चाहिए? और कौन सी एजर्शन में रिस्क आया? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। भाई बात समझे कि नहीं समझे? कोई नहीं समझे। अच्छा, अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना पड़े, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। पिछले साल 100 थे, इस साल 70 हो गई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज में। तो जल्दी पैसे दे तो अच्छी बात है, ये कहना चाह रहे हैं। पिछले साल क्रेडिटर 100 थे रुपीज में, इस साल क्रेडिटर 70 हो गए। कुछ अच्छी सोच रखने वाले ये सोचेंगे कि इस साल क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट दे दिया, और नेगेटिव सोचने वाले सोचेंगे कि कुछ क्रेडिटर को रिकॉर्ड ही नहीं किया। समझे? पिछले साल क्रेडिटर 100 थे, इस साल 70 हो गए। पॉजिटिव वाले क्या सोचेंगे? क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स कम हो गए, अच्छी बात है। नेगेटिव सोच वाले क्या सोचेंगे कि कुछ क्रेडिटर है उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। बताइए ऑडिटर ने क्या सोचना है? नेगेटिव। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किस माइंडसेट का नाम है? कि गलती नहीं है, कि गलती हो सकती है, हो सकती है। हम नेगेटिव माइंडेड लोग हैं। कौन है? नेगेटिव माइंड। हमारी जॉब ही ऐसी है। कुछ समझ आई बात की? चलिए, अब ये डेज और टाइम वाला मसला तो नहीं है ना? हाँ, ये हमेशा हमने डेज में कैलकुलेशन करनी है, और डेज में कैलकुलेशन का यही फार्मूला। भैया भाई ने एक सवाल उठाया, उसने कहा सर काउंटिंग में हम एवरेज यूज करते थे, एवरेज डेटर है। यहाँ पे एवरेज यूज नहीं करना, यहाँ पे जो जिस साल की फिगर है वही यूज करनी है। 2025 का अगर डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2025 के डेटर्स को 2025 की सेल्स। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे असल मकसद कैलकुलेशन। अकाउंटिंग में तो एवरेज करते थे, क्योंकि अकाउंटिंग में असल मकसद ही कैलकुलेशन था। यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे असल मकसद कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि वहां से रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो चाहे एवरेज फिगर यूज करें, चाहे क्लोजिंग करें, रिस्क आपका सेम आएगा। पक्की बात बता रहा हूं आपको। कुछ समझ आया? तो यहां पे बताइए, अब एक्सप्लेनेशन से एग्री करें कि अच्छा आप नोट करें, अमूमी तौर पे अगर सेल सेम हो ना, डेटर इंक्रीज हो, तो टर्नओवर रेशियो भी डेज में इंक्रीज आएगी। तो इंक्रीज इन डेटर टर्नओवर रेशियो का दूसरा मतलब क्या है? इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। ठीक है? तो अगर डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, रिस्क क्या है? रिसीवेबल में लूज वैल्यू इफ कस्टमर्स आर अनएबल टू पास। इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर डेज आर डिस्प्यूट विद डेटर्स में इंडिकेट डाउटफुल डेट्स। समझ रहे? कह रहा है डेटर से पैसे नहीं मिल रहे या डेटर के साथ झगड़ा हो गया,
केस स्टडी में इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन बताएगा, या कहेगा डेटर से पैसे नहीं मिल रहे, या क्या कहेगा झगड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का रिस्क। एक्सप्लेन आपने इन अल्फाज में करना है, कर देंगे। इन सच केसेस द बिजनेस माइट नीड प्रोविजन फॉर बैड डेट। दिस आल्सो हाईलाइट वीकनेस इन क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज, कि भैया हर अरे गरे को उधार दे रहे हैं या कलेक्शन के लिए फॉलो अप नहीं कर रहे। भाई ये बात समझ आई आपको? अब सुने, ये जो हेडिंग है इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन या वैल्यूएशन ऑफ रिस्क। कुछ समझ आई बात की? ओके। क्वेश्चन के अंदर उसने जो इंफॉर्मेशन दी होगी ना वो ये दी होगी, इंक्रीज इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, या क्या इंफॉर्मेशन दी होगी, डिस्प्यूट विद डेटर्स। उससे आपने ये हेडिंग भी लिखनी होगी और एक्सप्लेनेशन भी। डन? आगे चले, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल। क्रेडिटर मतलब अकाउंट्स पेएबल। कह रहा है अगर क्रेडिटर डिक्रीज हो गए या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो गई, दोनों एक ही बात। जब क्रेडिटर डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी डिक्रीज हो जाती है डेज में। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कम रिकॉर्ड की है कि जल्दी पेमेंट की है, कम रिकॉर्ड। तो रिस्क किस एरिया में आया, क्रेडिटर्स में, और किस सेशन में आया, कंप्लीटनेस में। ये चीज एरिया भी बताया और ये है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आंसर कि रिस्क में एरिया भी बताएं, असर्शन भी बताएं हो सके तो। बाकी अगर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होते हैं, जैसे वो हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट नहीं था, याद है अभी क्विज किया था। तो जो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के हैं उनमें तो असर्शन नहीं ना आएगी, फिर वो तो जनरल स्टेटमेंट ही आएगी। तो हर क्वेश्चन में एरिया और हर रिस्क में एरिया और असर्शन नहीं आएगा, कुछ में आएगा। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, हर रिस्क में सोचें कि इसमें अगर आ रहा है तो मैं एरिया और असर्शन मेंशन करूं। पहला रिस्क समझ आया जी? ये पहला रिस्क समझ आना जरूरी है क्योंकि बाकी के रिस्क इसी स्टाइल पे बने हुए हैं। ओके, आगे चलें। दूसरा रिस्क, रिस्क रिलेटिंग टू प्रोविजंस एंड ऑब्लिगेशन। इसमें उसने तीन तरह के रिस्क, प्रोविजन फॉर वारंटी, या इसे वैल्यूएशन ऑफ वारंटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन सही रिकॉर्ड होने का हो तो वैल्यू को अफेक्ट करती है। When companies offer warranty, they must record a reasonable provision for future claims. सही कह रहा है? If warranty periods increase or complaints from customer rise, the provision may be understated. ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये है रिस्क एक्सप्लेनेशन कि भैया अगर टाइम पीरियड बढ़ा दें या कंप्लेंट्स बढ़ जाए तो प्रोविजन भी बढ़ानी पड़ेगी। रिस्क क्या है? प्रोविजन नहीं बढ़ाई होगी प्रॉफिट बचाने के लिए। ऑडिटर मस्ट इवैल्यूएट वेदर रिकॉर्डेड प्रोविजन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल रिस्क, कि जो रिकॉर्डेड प्रोविजन है वो जो लेटेस्ट कंप्लेंट्स हैं उनके मुताबिक हो। समझ आती है? तो इसके अंदर सबसे अहम चीज क्या बताई, अगर आपका टाइम पीरियड बढ़ गया वारंटी का या कंप्लेंट्स बढ़ गई तो प्रोविजन फॉर वारंटी बढ़नी चाहिए। अगर सेम है तो उसका मतलब अंडरस्टेटेड है। ओके। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और स्टाफ टाइम। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है मेरा भाई? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या, एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होना। अकाउंटिंग में ये मिसाल है, हमारे ऑडिट में मिसाल है कि बहुत सी फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री को बंद कर देना। रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंटिंग में क्या मिसाल, ये नहीं देते। फर्क क्या पड़ता है? जब आप किसी फैक्ट्री को बंद करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो जगहों पे फर्क पड़ेगा, एक एसेट साइड पे एक लायबिलिटी साइड पे। एसेट साइड पे क्या फर्क पड़ेगा, जो एसेट्स है वो आपने फैक्ट्री बंद होगी, एसेट बेचने हैं, उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वैल्यूएशन रिस्क कि वैल्यू करेक्टली कैलकुलेट रिकॉर्ड नहीं हुई,
वैल्यूएशन रिस्क है। और दूसरा लायबिलिटी साइड में क्या रिस्क है, जिन एम्प्लॉयज को आपने नौकरी से जवाब दिया है उनको कोई कंपनसेशन पे करना पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंसी पेमेंट। हाँ, आम जुबान में गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं, लेकिन काउंटिंग की लैंग्वेज में गालबन से बोलते हैं रिडंडेंसी प्रोविजन। तो एसेट साइड में क्या रिस्क है फैक्ट्री क्लोजर की वजह से, फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और लायबिलिटी साइड में क्या रिस्क है, रिडंडेंसी प्रोविजन। देखिए लाइन पढ़ के समझ आ रही है, क्लोजर ऑफ ए फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर रिकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्टाफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स। इफ दिस आर नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली लायबिलिटीज विल बी। अच्छा, यहाँ पे उसने ना प्रोविजन की हेडिंग दी है ना, तो इसलिए उसने सिर्फ लायबिलिटी वाला डिस्कस किया है। ये आगे एसेट वाले में एसेट वाला भी कंफर्म डिस्कस हुआ होगा, कंफर्म, मैं 100% कंफर्म हूँ। नहीं तो मैंने इसका मतलब है सही नहीं, पूरे रिस्क नहीं लिखे। अगर एसेट वाला ना होना चाहिए ना, एसेट वाला रिस्क भी, क्या रीस्ट्रक्चरिंग में एसेट वाला रिस्क भी होता है? देखते हैं जरा। हाँ, ये आ गया, ये देखिए, ये पहला ही वैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल व्हेन ए फैक्ट्री इज क्लोज्ड। ये भी फैन फैक्ट क्लोज ही था। रिलेटेड एसेट्स मस्ट बी रीक्लासिफाइड एंड मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। या यूं कह लीजिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। इफ दिस इज नॉट डन द बैलेंस शीट में ओवरस्टेट एसेट वैल्यू। डन जी, क्लियर? ये फेयर वैल्यू, ये लोअर की बजाय आप इधर लिख दे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। मस्ट बी रीक्लासिफाइड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लिख दे। ये काट दें, डी से लेके एंड तक ये काट दें। भाई समझ आई बात की? नहीं आई? इस वाले रिस्क में और जो भी मैंने प्रीवियस डेटर वाला क्रेडिटर्स वाला रिस्क डिस्कस किया, इसमें क्या फर्क है? वो एसेट वाला था, ये लायबिलिटी वाला है। कंप्लीटनेस वाला, वो एक इंफॉर्मेशन से एक ही रिस्क राइज हो रहा था, ये एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क राइज हो रहे हैं। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, वो इंफॉर्मेशन क्या जिससे दो रिस्क बढ़ रहे हैं, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। चलिए, ये बहन जी आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, अगर इन्होंने बता दिया तो समझे सारी क्लास ने बता दिया, और आप रिस्क असेसमेंट सीख रहे हैं जो जो मैं सिखा रहा हूं। नहीं बता सके तो आप भी फारिग और मैं भी फारिग, ना आपने सीखा ना मैं सिखा पाया। डन? इंफॉर्मेशन बताऊंगा, आपने इसमें से जितने भी रिस्क रेलिवेंट होंगे वो बताने हैं। एक है तो एक, दो है तो दो। भैया एग्री करते हैं? पिछले साल के साथ हमने इस साल के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंपेयर किया तो पता चला इस साल की सेल पिछले साल की निस्बत 40% कम है। क्विज में मिलर ट्रैक्टर वाले में 42% ज्यादा थी, अब क्या है? कम है, और कोई नहीं बोलेगा। बताइए क्या रिस्क है? पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हो गई। बताइए, क्या अगर आप इजाजत दें तो मैं एक रिस्क यहां पे बता दूं जो कि अच्छा आंसर नहीं है? अच्छा आंसर, आपने अच्छा आंसर बताना। वो रिस्क ये है, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हो गई है, तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क है, कंप्लीटनेस ऑफ सेल का रिस्क है। ये है नॉट सो गुड आंसर। अब आप मुझे वेरी गुड आंसर बताइए। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं पता? 2 दफा बताया, 2 दफा बताया, क्यों नहीं? ये मेरा भाई बताएगा। शायद इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का रिस्क है। क्या इन्वेंट्री बिक नहीं रही, सेल नहीं हो रही, इन्वेंट्री नहीं बिक रही। इसका सेल नहीं हो रही मतलब इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो कौन सा रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है। अच्छा बात। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर इंपेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी रिस्क है। ये हुई ना बात भाई, कुछ बात समझ आई? अब एंड तक लेके जाते हैं। देखिए, डॉक्टर है सिर्फ मर्ज बता के घर भेज देता है, ऐसे डॉक्टर की अगले दिन दुकान बंद हो जाएगी, क्लिनिक बंद हो जाएगा। इलाज भी बताता है,
रिस्क मेरे भाई ने बता दिया, क्या? इन्वेंटरी। एक प्रोसीजर बता दे, ज्यादा नहीं, एक प्रोसीजर का सवाल है रे बाबा, एक प्रोसीजर बता दे। एनआरवी वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? एक प्रोसीजर बता दे बस। भाई एनआरवी कम है, ये आपने बता दिया ना, सेल कम हो रही है। हाँ शाबाश, मार्केट प्राइस देखेंगे सर, लेटेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि वो जो सेलिंग प्राइस है वही एनआरवी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वगैरह। शाबाश, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है तो एडजस्टमेंट रिगार्ड होनी चाहिए। डन जी। आप मुझे ये बता दीजिए कि दूसरा रिस्क था, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी इम्पेयर्ड हो चुके हैं। वो इम्पेयर्ड क्यों हुए हैं? क्योंकि वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो लॉस मेकिंग है, तो उनकी वैल्यू इन यूज भी कम हो गई। ऐसा ही है। कितने अमाउंट से इम्पेयर्ड हुए हैं? इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कोई एक प्रोसीजर बता दीजिए। रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, अभी रिस्क को एड्रेस करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए प्रोसीजर भी बता दें। इस रिस्क को एड्रेस करने या कम करने का मतलब क्या है कि आपने बताना है कैसे कंफर्म करेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। रिस्क को एड्रेस करने का भाई हम ये क्या कह रहे हैं सर, डेटर्स में रिस्क है। क्या रिस्क है? डेटर से फुल रिकवरी नहीं हो सकेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक रिकॉर्ड नहीं हुई, ये रिस्क है। तो इस रिस्क को एड्रेस करने का मतलब क्या है कि बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट किस अमाउंट पे आनी चाहिए, सही अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। शाबाश, वैल्यू इन यूज को देखेंगे। आइंदा जब कभी आपने प्रोसीजर बताना है ना, असूल ज़हन में रखिएगा, ये देखेंगे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। मुझे वो याद आ जाती है गजल, क्या थी वो, हम देखेंगे है? हम ये भी देखेंगे, वो ऐसा नहीं, क्या करना है? कैलकुलेट। प्रोसीजर बताते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। क्या? हाँ सर हम एनआरवी देखेंगे, हम इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे, हम सेल्स देखेंगे, नहीं, क्या करना है? ऑडिट के अल्फाज कैलकुलेट करेंगे सर, सर हम इंस्पेक्ट करेंगे सर, सर हम डिस्कस करेंगे सर, हम इंक्वायर करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। ये चीज, ये प्रोसीजर सिखाए, इसीलिए सिखाए थे। रिकैलकुलेट करेंगे, रीपरफॉर्म करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, ये इस्तेमाल करना है। देखेंगे नहीं, नहीं देखना नहीं है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। मुझे याद आ गया, रिव्यू चल रहा था तो पार्टनर ने पॉइंट निकाला, पार्टनर ने कहा आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया है? तो सीनियर कहने लगा जी सर मैं देख लेता हूँ। पार्टनर ने कहा देखना मैंने है, आपने करना है, तो करें इसको। तो आपने क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करना है। देखना किसने? आपके सीनियर ने। आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर, तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करने? तो हमें एक बड़ी सीख मिली, क्या कि जब रिस्क आइडेंटिफाई होंगे तो प्रोसीजर भी लिखने होंगे। प्रोसीजर लिखते हुए हमने ये नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना? देखेंगे, बल्कि क्या लिखना है? हाँ, कैलकुलेट करेंगे, हम इंक्वायर करेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी 7 प्रोसीजर थे। डन। चले, ये बड़ा अहम है, प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग में ये बहुत काम आएगा। शाबाश शाबाश, शुक्रिया आपका, क्योंकि आपके लफ्ज़ की वजह से हमें ये कंसेप्ट सीखने का और डिस्कस करने का मौका मिला। गुड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, अच्छा ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। नेक्स्ट क्या सर? प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ये समझे बैक एंड पे केस स्टडी सॉल्व हो रही है, ध्यान में रखिएगा। हर रिस्क किसी ना किसी केस स्टडी से निकला है, कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो किसी केस स्टडी के बगैर हो, बल्कि कुछ रिस्क ऐसे हैं जो 10-10 दफा केस स्टडी में आए हैं, कुछ रिस्क ऐसे हैं जो 5 दफा आए हैं, कुछ रिस्क ऐसे हैं जो 3-3 दफा आए हैं, 2-2 3-3 दफा। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी क्या मतलब? लीगल केस, स्टाफ डिस्प्यूट। अगर कंपनी के खिलाफ किसी ने कोई लीगल केस फाइल कर दिया, स्टाफ को जॉब से निकाला था, उसने केस कर दिया भैया कि ठीक नहीं जॉब से निकाला, ये अनफेयर डिसमिसल है। इन्वायरमेंटल डैमेज है, कंपनी की किसी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा, तो क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो चुप करके बैठ जाएंगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी? अगर लिटिगेशन चल रही है कंपनी के खिलाफ, लिटिगेशन कोई भी हो सकती है,
ये भी लिटिगेशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो, इससे मसला नहीं हमें किस किस्म की होगी। मसला ये है कि जो भी लिटिगेशन चल रही है, लीगल केस चल रहा है, क्या उसकी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया कि नहीं। जब भी कंपनी के खिलाफ लीगल केस चल रहा होगा, लीगल केस कंपनी के खिलाफ चल रहा होगा, हमारे लिए एज ऑडिटर क्या कंसर्न है कि उसका अगर डिस्क्लोजर आना था तो डिस्क्लोज किया है कि नहीं, और अगर उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी थी तो सही करेक्ट प्रोविजन की है कि नहीं। ठीक है जी। और अब मेरा भाई बताएगा मेरे को एक प्रोसीजर, क्योंकि देखिए सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया ना तो वो पूरा काम नहीं है, उस रिस्क को एड्रेस भी करना है, रिड्यूस भी करना है। तो रिस्क तो है कि सही अमाउंट ऑफ प्रोविजन या डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया होगा। इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर बता दे क्या परफॉर्म करेंगे। लॉयर से कंफर्म करेंगे, शाबाश, सेंड कंफर्मेशन लेटर टू लॉयर, तो कंफर्म हो जाएगा कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। हार रहे हुए तो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, जीत रहे हुए तो डिस्क्लोजर। यही है ना, समझे। इंफॉर्मेशन से पहले आइडेंटिफाई किया है रिस्क। रिस्क समझ आ रहा है? नहीं, आपके सर रिस्क समझ आ नहीं रहा, आप उसमें प्रोसीजर भी डाल रहे हैं। तो बोले 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 कि रिस्क समझ आ नहीं रहा। तो अगर रिस्क को परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ गए ना तो वो कभी नहीं हो पाएगी। ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, थोड़ा रिस्क थोड़ा प्रोसीजर, फिर प्रैक्टिस करेंगे दूसरे दिन, थोड़ा रिस्क इंप्रूव होगा, थोड़ा प्रोसीजर। इसमें मैं सिर्फ एक चीज चेक कर रहा हूँ प्रोसीजर में, कि आप जो प्रोसीजर है वो रेलिवेंट बता रहे हैं कि नहीं। ये तो नहीं मसला इन्वेंट्री में है, प्रोसीजर फिक्स एसेट का बता दें, मसला डेटर में है, प्रोसीजर क्रेडिटर का बता दें। ये आप नहीं कर रहे काम, तो ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए, बल्कि आप सही प्रोसीजर बता रहे हैं, रेलिवेंट। क्या रे भैया, बात समझ आ गई? ओके। नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन होना तो बाज़ का एक्सट्रीम केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंस में कैंसिल कर देती है। आगे चलते हैं, ये रिस्क रिलेटेड टू एसेट्स, डेवलपमेंट कॉस्ट। और इतनी रिस्क असेसमेंट की है, डेवलपमेंट कॉस्ट तो आप खुद से भी बता सकते हैं। जी बहन जी बताएं आप, एक मिनट है, डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या रिस्क है? शाबाश, देखे बगैर बताएं डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या रिस्क है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, आप हैरान रह गए, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी, आपने कहा रिस्क है। क्या रिस्क है? कुछ नहीं बोले, ठीक क्लासिफिकेशन नहीं की। किसकी? कि हो सकता है कुछ रिसर्च एक्सपेंस कैपिटलाइज कर दिए हों, या डेवलपमेंट कॉस्ट क्राइटेरिया मेट ना करता हो। क्राइटेरिया ना, वो कोई क्राइटेरिया याद है किसी को? कितने स्टूडेंट्स को याद है क्राइटेरिया? शाबाश शाबाश, 2-3 स्टूडेंट्स को याद है। हमारे ज़माने में जो उस्ताद थे ना, वो क्या ही बात थी। आजकल आप लोगों के उस्ताद ठीक नहीं है, हमारे उस्ताद बड़े अच्छे हैं। नहीं, वो मेरे जैसे ही हैं, मैं भी तो आज कर रहा हूँ। वो ऐसे सिखाते थे सारी उम्र। मेरा हाल है कि 30 साल हो गए होंगे, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी उसके बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का अकाउंटिंग शायद कभी पढ़ी हो। तो ऐसा क्राइटेरिया सिखाया था, आज तक मुझे याद है, हालांकि अभी रिवाइज भी नहीं किया, कि डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? PIRATE, पायरेट। नंबर 1, बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। नंबर 2, I, इंटेंशन टू सेल हो। R, रिसोर्सेज टू कंप्लीट हो। A, एबिलिटी टू सेल हो। T, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो। E, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देखिए यही होता है ना क्राइटेरिया। हाँ शाबाश है। तो मुझे ये बताइए, अगर एग्जाम के क्वेश्चन से ICAP ने एक दफा केस स्टडी में कर दिया, ये क्या किया? उसने बोला क्लाइंट ने डेवलपमेंट कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट कैपिटलाइज किया है, लेकिन अब हालात बदले हैं, हमें मजीद रिसोर्सेज चाहिए। पहले 100 मिलियन चाहिए था, अब प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है, अब 250 मिलियन चाहिए। बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर दिया, गलत, केस को समझ नहीं पाए। आंसर था हम पहली कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज अरेंज हो जाएं, फिर इसके बाद अगर रिसोर्सेज अरेंज हो गए तो फिर ठीक, अगर रिसोर्सेज अरेंज नहीं हुए तो फिर एक्सपेंस आउट करना है।
यानी क्वेश्चन में उसने क्लियरली रूल आउट नहीं किया था, केस स्टडी को समझे। अब केस स्टडी ने आपको जिस जगह पे लाके खड़ा किया आपने वहां से आगे चलना है। केस स्टडी ने किस जगह पे लाके खड़ा किया था कि रिसोर्सेज में डिफिकल्टी है। क्या उसने ये कंक्लूजन तो नहीं दिया था कि रिसोर्सेज अब अरेंज हो ही नहीं सकते? उसने क्या कहा था, मजीद रिसोर्सेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो यहां से हमने लिखना था कि हम मजीद रिसोर्सेज ऐड करने के लिए क्लाइंट के प्रोसीजर देखेंगे क्या है। अगर इन प्रोसीजर से रिसोर्सेज अरेंज हो रहे हैं, इफ करके, इफ यस तो ये, इफ भाई बात समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहा था कि रिसोर्सेज अरेंज नहीं हो पाए तो फिर हम वही बात लिखते कि नहीं एक्सपेरिमेंट सॉल्व करें। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि केस स्टडी में आपने देखना है कि क्या उसने किसी ऑप्शन को रूल आउट किया है केस स्टडी में कि नहीं किया। अगर किसी ऑप्शन को रूल आउट कर दिया है तो वो हमारे सॉल्यूशन में ऑप्शन नहीं आएगी, और अगर रूल आउट नहीं किया, नहीं बात समझ आई? किसको उसको बात समझ आई है? तो बात समझ आई तो भाई बताइए। गोइंग कंसर्न में क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली लिख दिया कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न। इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में एक बात लिखेंगे कि तीनों बातें लिखेंगे? तीनों बातें लिखेंगे। तो तीन क्यों लिखेंगे? क्लियरली बता दिया है कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न। तीन बातें कौन सी थी कि अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नॉट अप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी। केस स्टडी में क्लियरली बता दिया कि नॉट गोइंग कंसर्न है, तो फिर तीनों बातें क्यों लिखनी है? एक है। असल में वो तीनों बातें नहीं, वो तीनों प्रोसीजर समझे थे, है ना? पता नहीं चला, कोई बात नहीं। और अगर केस स्टडी में ये तो बता रहा है कि गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, ये नहीं बता रहा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नॉट अप्रोप्रिएट, अब क्या करना है? अब तीनों डिस्कस करने हैं। क्या तीनों बताएं? मटेरियल अनसर्टेनिटी। हाँ, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो क्या होगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो क्या होगा? नॉट अप्रोप्रिएट है तो क्या होगा? भाई मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अच्छा, मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आ रहा है, यकीन करें। मुझे लग रहा है आप अल्फाज सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। ऐसा है क्या? ये समझ रहे हैं? चलें, अल्लाह करे। रिसर्च कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं तो ये वैल्यूएशन और भी लिख सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दें, ठीक है। और याद रखें, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि रिस्क असेसमेंट के केस स्टडी की ड्राफ्टिंग के लिए बेहतर ये है कि जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें तो एरिया और असर्शन दोनों लिखें, लेकिन लाजमी नहीं है आप सिर्फ एरिया लिख दें, वो भी ठीक है। आप एरिया और असर्शन दोनों ना लिखें, लेकिन कोई ऐसी लाइन लिख दें जिसका मतलब यही हो, वो भी करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं चाहता हूं आपका आंसर टेक्निकली स्ट्रांग हो। तो टेक्निकली स्ट्रांग क्या होता है? हमने रिस्क एट असर्शन लेवल जो परफॉर्म करते हैं तो असर्शन का मेंशन करना बेहतर है। डन जी। तो मुझे बताइए एग्जाम में रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी कैसे आएगी? ये छोटे कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट मुझे बताएं। रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी कैसे आएगी? उसने क्वेश्चन के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन दी होगी, हमने उसमें पढ़ के रिस्क आइडेंटिफाई करने। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा? नंबर 1 रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा? आइडेंटिफाई रिस्क। इसका मतलब क्या है? एरिया बताओ। दूसरा होगा एक्सप्लेन रिस्क, इवेल्युएट रिस्क, डिस्कस रिस्क। इसका क्या मतलब है? ये वाली एक्सप्लेनेशन बताओ। ये याद नहीं करनी आपने, समझे इसको, अपने अल्फाज में लिखना एग्जाम में, याद नहीं करने, याद नहीं करनी, ठीक है? अपने अल्फाज में लिखना है। हमारे टीचर हमें कहते थे ना इंग्लिश के, याद नहीं करना, अपने अल्फाज में लिखना। हमें बड़ा गुस्सा आता था। हमें कहते थे सर मुझे याद है टेस्ट था, एंट्री टेस्ट था सीए का, हाँ सर हम जो लेटेस्ट इश्यूज है ना उनके ऊपर ऐसे बना के दे दें, हम याद कर लेंगे। सर ने नहीं दिए ऐसे, उस वक्त बाकी बड़ा गुस्सा आया। सर दे देते तो क्या था क्वेश्चन। लेकिन आज उसका फायदा पता चलता है, आज हम इस काबिल हो गए कि अपने अल्फाज में लिख सके। तो आपके जहन में आ रहा होगा सर हमें इसका रटा लगाने की इजाजत दें, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए हम छाप छूप दें इसको। नहीं इजाजत रटा लगा, समझना है, सिर्फ समझे।
समझे इसको। तो रिक्वायरमेंट में क्या होगा, आइडेंटिफाई रिस्क, फिर रिक्वायरमेंट में क्या होगा, डिस्कस, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट रिस्क। और अगर क्वेश्चन मजीद मुश्किल बनाया, सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आई आपने टेस्ट किया आज तक, तो एक और रिक्वायरमेंट भी ऐड कर लेगा, वो क्या होगी, प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क। इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए, सेटल करने प्रोसीजर बताओ। तो आपने हर रिस्क के एक एक, दो दो, तीन तीन प्रोसीजर बताने होंगे। हर रिस्क के दो दो, तीन तीन प्रोसीजर बताने होंगे, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स, डेवलपमेंट कास्ट ऊपर हो गया है। वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स का क्या मसला है, क्या रिस्क है कि अगर सेल्स कम हो जाए। अच्छा आप मुझे बताइए उसी क्वेश्चन को जो था हमारा, सेल कम होगी पिछले साल की निस्बत, तो पहला रिस्क किसमें है, डायरेक्ट इन्वेंट्री में। दूसरा रिस्क किसमें, इम्पेयरमेंट फिक्स। और अगर हमने उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई लाइसेंस लिया हुआ था, कोई पेटेंट्स रजिस्टर करवाए हुए थे, तो क्या वो जो पेटेंट्स हैं वो भी इम्पेयर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि वो पेटेंट्स है जिस एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो एसेट ही लॉस मेकिंग हो गया। समझ। तो यहां पे फिर अगर मेन प्रोडक्ट जिसके लिए पेटेंट्स एक्वायर किए थे उसकी डिमांड खत्म हो जाए तो प्रोडक्ट फारग, उस प्रोडक्ट का फिक्स एसेट भी फारग, और उस प्रोडक्ट का जो पेटेंट्स करवाए थे वो भी फारग। ये समझे। या किसी कंपेटिटर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, सर आप तो हमारी कॉपी बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉपीराइट सेक्शन, तो इसमें भी रिस्क है। अदालत अगर फैसला हमारे खिलाफ दे दे तो फिर हम इस एसेट को यूज नहीं कर सकेंगे। वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट समझ आया। इफ सेल डिक्लाइन और कंपेटिटर्स टेक लीगल एक्शन, तो वैल्यू कम हो सकती है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट क्या मतलब, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की वजह से रिस्क है, क्या रिस्क है, एस्टिमेट्स का फर्क, मार्केट वैल्यू का फर्क, यूजफुल लाइफ का फर्क। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पेटेंट की रीजन, इन्वेंट्री फ्लॉप, तो उसका फिक्स एसेट भी फ्लॉप, और उसका जो पेटेंट्स है इंटेंजिबल एसेट वो भी फ्लॉप। इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी, ये तो डिस्कस कर लिया, सेल डिक्लाइन होगी तो इंपेयर, या मशीनरी अनयूज्ड हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में गलतियां निकलना शुरू होगी, वेस्टेज ज्यादा हो गई, ये भी है भाई। बात समझ रहे हैं। अच्छा अब आपने करना क्या है, पहला पेज मैंने पढ़ा दिया, बाकी पेज आपने खुद पढ़ने हैं। मैं करवाऊंगा जरूर लेकिन आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है जी। और ये ज़हन में रखिएगा, हमारे इस दफा जो आने वाला पेपर है उसमें ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन इंशाल्लाह कंफर्म आएगा। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन चैप्टर 1 में से क्वेश्चन में भी आए, में भी ना आए, 3 में से में भी आए ना आए, 4 में से में भी आए ना आए, 5 में से में भी आए ना आए, 6 में से में भी आए, 7 में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगी। चैप्टर 2 में रिपोर्ट में से कंफर्म क्वेश्चन, केस स्टडी। अच्छा चैप्टर 2 की रिक्वायरमेंट आपको पता है ना क्या होती है, क्या होती है भला, इवैल्यूएट द अबव सिनेरियो एंड डिस्कस इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। उसी तरह रिस्क असेसमेंट वाले की भी सेट रिक्वायरमेंट होगी, पक्की पक्की। क्या रिक्वायरमेंट होती है, या वो कहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क, या कहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क, आल्सो रिकमेंड प्रोसीजर्स। रिस्क वाला जो कंफर्म क्वेश्चन आना है इस दफा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, या तो कहेगा सिर्फ रिस्क बताओ, आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दो, या क्या कहेगा रिस्क और प्रोसीजर दोनों बताओ। रिस्क भाई बात समझ रहे हैं, हाँ, प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क। तो इस दफा जो रिस्क की केस स्टडी आएगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी भला, या तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रिस्क होगा, या क्या होगा कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन भी करो और साथ में प्रोसीजर भी बताओ। तो हमने हर एक रिस्क का एक एक, दो दो या तीन तीन प्रोसीजर बताने होंगे। बात समझ रहे हैं। तो आज क्या करना है आपने, रिस्क को बार बार पढ़ना है। ये रिस्क लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 को बार बार पढ़ेंगे जी। जब भी टेंशन हो, परेशानी हो, रिजल्ट आने वाला पता नहीं क्या होगा, तो क्या करना है आपने,
जितनी दफ़ा टेंशन उतनी दफ़ा रीडिंग कर लें, जितनी दफ़ा टेंशन उतनी दफ़ा रीडिंग कर लें, ठीक है, ताकि अगली दफ़ा ऑडिट का पेपर दिया हो तब तो ये टेंशन ना हो, तब पता हो इंशाल्लाह इस दफ़ा। डन जी, पढ़ लेंगे। आपका क्या क्वेश्चन था? तो फिर इस ये जो है रिस्क तो हो गया कि ईपीएस पे भी फर्क पड़ेगा, वो नहीं रिकॉर्ड करें, तो ये ऑडिट प्रोसीजर इसमें क्या फॉलो करें? हाँ, ऑडिट प्रोसीजर क्या, ऑडिट प्रोसीजर क्या, उन्होंने पूछा है सवाल, सारी सिचुएशन बना के, इसमें ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर मैंने ऑफिशियली आपको सिखाया ही नहीं है, ये तो बहाने से मैं लिंक करवा रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, आगे चल के इंशाल्लाह सिखाएंगे हम आपको कि टैक्स है, टैक्स से। अच्छा आप बताइए, टैक्स से रिलेटेड क्लाइंट ने टैक्स की अमाउंट ठीक कैलकुलेट दी कि हमारा रिस्क है ये, इससे रिलेटेड एक प्रोसीजर बता दें तो मान जाओ। एक मिनट ठहरे, ये बहन जी आप ही बताएंगे, आप ही बताएं, कहानी शुरू आपसे हुई थी। टैक्स से रिलेटेड हमारा रिस्क ये है कि टैक्स की अमाउंट ठीक नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए यानी कंफर्म करने के लिए कि टैक्स की ठीक अमाउंट क्या है, कोई एक प्रोसीजर बता दीजिए। शाबाश, बेहतरीन प्रोसीजर क्या, टैक्स कंसल्टेंट को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, ये एक प्रोसीजर होगा। एक दूसरा भी हो सकता है क्या, खुद भी रिकैलकुलेट करके देख ले, शाबाश। तो ये प्रोसीजर अभी हमने पढ़ने, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद से सोचें, क्योंकि रट्टा की बजाय जजमेंट आप में मैंने फिट करनी है, आपके दिमाग में क्या करना है, रट्टा फिट नहीं करना, क्या जजमेंट, क्योंकि ऑडिट का पेपर पास करने के लिए रट्टा नहीं जजमेंट का ज्यादा इस्तेमाल, रट्टे का भी इस्तेमाल है लेकिन वो कम, जजमेंट का ज्यादा है। तो जजमेंट, रट्टा क्या है, मैं आपसे कह दूं ये एरिया है, इसका ये प्रोसीजर है, चलो भाई याद कर लो। जजमेंट क्या है, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं, सोचने में मुश्किल होती है, अच्छा नहीं लगता, सर दर्द भी हो जाता है ज्यादा सोचे तो, लेकिन जजमेंट तो इसी तरीके से क्रिएट होगी। स्किल्स क्रिएट करना अपने अंदर कोई आसान काम है नहीं, भी बात समझ रहे हैं? आपको लग रहा होगा सर हमें बस पेज दे दे, हम रट्टा लगा ले और जिंदगी आसान, आपके क्या क्या किस चक्कर में पड़ गए, अच्छा भी नहीं फील हो रहा होगा सर बिला वजह हमें तंग कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन रट्टा नहीं, जजमेंट, और जजमेंट क्या, खुद से सोचना है इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकता है, इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकता है। डन जी, तो पढ़ेंगे। आज की होम असाइनमेंट क्या क्या दे रहा हूं आपको, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, पक्की बात है पढ़ेंगे, वादा करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।